हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। और इस वीडियो में मैं दीपक पुनिया आप सबके लिए लेके आया हूँ जो जे एडवांस 2026 केमिस्ट्री का पेपर 1 है, उसके सॉल्यूशंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस पेपर में पूछे गए थे और उसको अपन बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। अपन इस वीडियो में ये सारी बातों पे फोकस करेंगे कि जो चैप्टर है वो जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसका सबसे सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसकी अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन ये भी बात करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट कैटेगरी का था, इजी था, डिफ़िकल्ट था, तो ये सब बातें अपन करने वाले हैं। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें अपने को ना बेसिकली ये बोला गया है कि एक आइडियल गैस थी अपने पास जिसके मोल है 0.5 मोल्स, है ना। तो अपने को इसके 0.5 मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में। इनिशियल जो प्रेशर था उसका P इनिशियल वो 2 बार है। ठीक है, इज कंप्रेस्ड मतलब वो इसको किसी नए प्रेशर पे लेके जाना चाहता है और वो प्रेशर मैंने मान लिया P। ठीक है, ये कंप्रेशन होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। तो देखिए, ये काम यदि वो 600 केल्विन पे करवा रहा है और कह रहा है कि पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। कहता है कि इस काम को ना 2 स्टेप में करवाना है। अब ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट है। देखिए, जब भी अपन बात करते हैं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन के दौरान कुछ ऐसा सा अपन सोचते हैं कि जैसे मान लो ये कंटेनर था, उस कंटेनर में ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे जो हमें बोला हुआ है वो आइडियल गैस अपन ने फिल कर रखी है। ये वो आइडियल गैस है जिसके मोल्स हमें 0.5 मोल्स दिए हुए हैं। पहले बाहर से प्रेशर शुरू में जो है वो 2 बार लग रहा था। ये पिस्टन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, तो जो अंदर का प्रेशर लग रहा था वो भी कितना था? 2 बार था। अब वो चाहता है कि मैं इसको कंप्रेस करूं, लेकिन जो उसकी इनिशियल स्टेट है, और मान लीजिए ये उसकी फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट तक जाने के दौरान, ये मान लीजिए उसकी फाइनल स्टेट है पिस्टन की, यहां से यहां तक जाने के दौरान मुझे बीच में एक स्टॉपेज लेना है। मुझे ना बीच में यहां पर एक स्टॉपेज लेना है, मतलब इस काम को मुझे 2 पार्ट में करवाना है। कितने पार्ट में करवाना है? 2। एक तो यहां से यहां तक आएंगे, ऐसा सवाल में कहा गया है। एक यहां से यहां तक आएंगे, इस काम को मैं टोटल 2 पार्ट्स में करवाना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ध्यान दें, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में, देखो ये क्वेश्चन जो है वो बिलोंग करता है थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में वो स्टेप्स की बात कर ले तो आपका जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल बन जाता है। क्या बन जाएगा प्रोसेस? इरिवर्सिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कहता है कि अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो बेटा, इसने ये भी कंफर्म कर दिया कि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो पक्का वो प्रोसेस कौन से होने वाला है? इरिवर्सिबल। कैसे? पहले कह रहा है कि P बार तक जाइए, जहां पर P की जो लिमिट है वो ऑब्वियसली 2 से तो ज्यादा होनी चाहिए। अरे भाई, पहले प्रेशर 2 बार था, तो 2 से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तभी तो वो कंप्रेस होगा, तो 2 तो होना ही होना चाहिए। और मैक्सिमम जो प्रेशर है वो आप 8 से कम ही रखें। कब? जब आप इस इंटरमीडिएट स्टेट तक आए, जब आप इस स्टेट पर आए तो ये जो उसका प्रेशर P है उसकी लिमिट है 2 से ज्यादा हो और 8 से क्या हो? कम हो। यहां तक अपन आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार। और उसके बाद जब आप यहां आए तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसका आपको 8 बार के बराबर लेना है। ठीक है, पूछा यह गया है कि एट ईच स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप्ड ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा, ये वाली लाइन आपको ये बताने के लिए दी गई है कि हर स्टेप पर सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप गैस के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर मान सकते हैं जब वो पिस्टन रुक जाएगा तब। ठीक है, ये बात इसने बोल रखी है। कहा गया है कि टोटल वर्क डन आपको बताना है कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, मतलब 2 और 8 के बीच में P की जितनी भी संभावित वैल्यूज हैं उनके लिए, और गैस कांस्टेंट R ले लीजिए और मिनिमम वैल्यू वर्क डन के मैग्नीट्यूड की क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो W टोटल जो होगा वो बराबर होगा W1 प्लस W2। W1 क्या होगा? माइनस का P एक्सटर्नल,
यहां से यहां तक आने में P एक्सटर्नल P ही तो है, तो हो जाएगा P। अब बेटा W जो होता है ना वर्क डन इरिवर्सिबल में, वो माइनस का P एक्सटर्नल वैसे V2 माइनस V1 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं V को प्रेशर की टर्म्स में लिख दूंगा, तो माइनस P। अगर मैं वॉल्यूम को लिखूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो फाइनल जो ये स्टेज आई थी पहले स्टेप की, उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा, क्या उसको मैं N जो कि फिलहाल 0.5 है, NRT अपॉन P फाइनल यानी कि P लिख सकता हूँ, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा NRT अपॉन P इनिशियल, जो बेटा 2 के बराबर है, 2 बार था, ये लिख सकता हूँ मैं। ये वैल्यू यहां से यहां तक अपन ने W1 की ले ली है, प्लस W2 क्या है, फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 8 बार, मोल्स अभी भी उतना ही है, टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, फाइनल जो प्रेशर है वो 8 है, इनिशियली मोल R T सब उतने ही हैं, बस इनिशियल जो प्रेशर था वो इस बार कितना हो गया P हो गया। ये जो वैल्यू है ये अपने W2 है, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए W टोटल की जो वैल्यू आएगी, पहली बात तो मैं NRT कॉमन लेता हूँ इस पूरे से, तो NRT कॉमन जब लूँगा माइनस NRT कॉमन लेने पर ये बचेगा माइनस N होता है 0.5 इंटू R इंटू T है 600, इंटू क्या आएगा अंदर, इंटू आएगा यहाँ से जब मैं लिखूंगा तो NRT कॉमन लूँगा तो P से P कैंसिल आउट, 1 बचेगा, 1 माइनस, वहाँ पर आएगा माइनस माइनस वो कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ही रहेगा, तो P/2 होगा ये। इसमें से NRT कॉमन ले लिया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 और माइनस कितना बन जाएगा ये 8/2। ये अपना एक W टोटल का एक्सप्रेशन जो है वो आ चुका है। अब हमसे चाहता है कि वर्क डन के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा इस W टोटल की मिनिमम वैल्यू जानने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो dW/dP है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और जब आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे ना, तो ये ऐसा इसको W को P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सोल्व करने पर जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 बार, 4 बार के बराबर आएगी। और P की जो वैल्यू 4 बार आएगी, उस P की वैल्यू 4 को जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 2, तो 1/2 बचा, ये -1 बचा, ये 1 माइनस ये 1 माइनस 2 आएगा यहाँ पर, और ये भी कितना आएगा 1 माइनस 2, दोनों -1 कितने हो गए -2 हो गए, माइनस कितना होगा यहाँ पर प्लस, 0.5 को जब आप उस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। तो यहाँ से जो W मिनिमम होगा, W के जो मैग्नीट्यूड का मिनिमम होगा, उसका आंसर आएगा 600 R। चलो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ये अपना B ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो ओवरऑल यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस था, इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल, उसका एक क्वेश्चन था। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो जो इसने ये वाला टर्म डाला ना कि मिनिमम वर्क वाली चीज, यदि ये नहीं होता तो बहुत आसान सवाल होता, परंतु इस मिनिमम वर्क वाली चीज के लिए अपन इसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, कुछ आपको 2-4 चीज़ों को मिक्स इसने नहीं करवाया। सवाल बहुत आसान है, बस मॉडरेट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन बिलोंग करता है केमिकल काइनेटिक्स से। तो देखिए ये वाला सवाल केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा था? तो एक टॉपिक होता है बेटा उसमें रिवर्सिबल या ऑपोजिंग रिएक्शंस या ऑपोजिट रिएक्शंस, उसका एक क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत बड़ा सा और डरावना सा सवाल लगता है, लेकिन ये सवाल बेहद आसान था अगर आपने इसका स्टेटमेंट पूरा ध्यान से पढ़ा था तो। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से सुनिए। रिवर्सिबल रिएक्शन है R2P, तो R से P एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K भी दे रखा है, बैकवर्ड का K, फॉरवर्ड का KF और बैकवर्ड का K भी दिया हुआ है। ठीक है,
इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कहता है कि दोनों की दोनों फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फिर कहता है कि यदि KB 4KF के बराबर हो, यदि KB 4KF के बराबर हो, तो मैं यहां से एक चीज जानता हूं, K इक्विलिब्रियम बराबर होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और यही बराबर होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। यदि मैं इस डेटा का इस्तेमाल करके यहां वैल्यू पुट करूं तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड की जो वैल्यू, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर R की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर जो P की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका 4 टाइम्स होगी। और यही तो पूछा है सवाल में। अरे अपन से ध्यान से देखो, सवाल में अपने को 4 ग्राफ दे दिए और पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर मैं ध्यान से इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो पहले में R और P इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर दे दिए, मतलब ये सवाल का आंसर नहीं है। दूसरे वाले में बेटा P की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा R की कम है, जबकि इधर ये कह रहा है कि P की तुलना में R 4 गुना है, उल्टा बोल रहा है। तो जब P की ज्यादा है R की कम है तब ये भी आंसर नहीं है। इस वाले में R ज्यादा है P कम है, ये आंसर हो सकता है, इस पर अपन बाद में आएंगे। और इस वाले में फिर से देखिए आप, इक्विलिब्रियम पर P ज्यादा है R कम है, मतलब D तो पक्का नहीं है, तो इसका आंसर C हो सकता है। थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। क्या R की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.8 है? क्या है? P की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.2 है? क्या है? क्या 0.2 का 4 गुना 0.8 नहीं होता? क्या बिल्कुल होता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। बहुत आसान सवाल था। यदि आप ये समझ जाते हैं कि मुझे 4 ग्राफ दे रखे हैं, मुझे पहचानना है कि कौन सा ग्राफ सही है, और मुझे KF KB का रेशियो भी दे रखा है, तो उस रेशियो से मैं उनकी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं। और इस वजह से ये एक इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा, अगर थोड़ा आपने ध्यान दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ऑफ गिवन स्पीसीज। क्या फर्जी सवाल दिया है, मतलब एडवांस ने। फर्जी सवाल इस सेंस में कि मुझे ध्यान है एक बार जेईई मेन ने डाइपोल मोमेंट का सवाल पूछा था, उसने भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछा था जेईई मेन ने। उसने भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो हैं और मैं कुछ फैक्ट वाली स्पीसीज डाली थी जिनका डेटा यदि आपको याद है तभी आप आंसर दे पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, उसने भी थोड़ा सा उसको मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। इसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक से एक सीधा सा क्वेश्चन उठा के आपके सामने परोस दिया है कि आइए सोल्व कीजिए इसको, और मुफ्त के जो हैं वो 3 या 4 नंबर लेके आप चले जाइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कौन कौन लोग हैं? BF3। दूसरा कौन है? NH4+। अरे भाई ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बिना किसी लोन पेयर के परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। ये वाला टेट्राहेड्रल होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। और जो परफेक्ट होते हैं उनके नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 होते हैं। तो दोनों के डाइपोल मोमेंट पक्का क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और कमाल की बात है, जिसमें इन दोनों के डाइपोल मोमेंट बराबर हों, ऐसा चारों में से एक ही ऑप्शन है। तो BCD देखने ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात, अपन थोड़ी तसल्ली के लिए ये वेरीफाई तो कर लेंगे कि भाई आगे वाले दोनों सही हैं कि नहीं है। और बेटा ये तो बहुत फेमस सवाल है कि NH3 NF3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर भी डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है। क्यों? कारण आपको मालूम होगा कि इसमें जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है उसको ये तीनों जो H बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट्स हैं सपोर्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग के डाइपोल मोमेंट से इजी नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चंस एवर आस्क्ड इन IIT एडवांस्ड बन जाएगा ये वाला। बहुत फ्री के नंबर थे, मान लीजिए आप। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं, 4th नंबर।
गजब का सवाल था ये। टॉपिक आपको बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया उसने। इधर देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो टॉपिक था, जिसमें हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं। ये तो टॉपिक था। 2 नंबर चीज, उसमें भी सीधा सीधा नहीं भाई साहब, बोरोन बेस्ड जो रिएजेंट्स होते हैं उनका इतना गजब का सवाल बनाया है कि एक तो बोरोन बेस्ड बेटा इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होते हैं, एक बोरोन बेस्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होते हैं, गरीब लोग होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेटा बोरोन बेस्ड जो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट हैं उसमें बेटा वो लोग होते हैं जिनमें BH4- होता है, हाइड्राइड जिनके पास होता है, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि BH3 होता है। 2 अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों उसने आपको बताए। और बता के देखो उसने क्या गेम खेला। इसने एक कॉन्सेप्ट होता है कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हों, उनमें से कोई एक रिएक्ट करेगा। इस कॉन्सेप्ट पर कीमो सेलेक्टिविटी लगवा के और फाइनली आपकी एंट्री करवा दी आइसोमेरिज्म में। और वहां भी उसने खेल खेला। आइसोमेरिज्म में भी अकेले ऑप्टिकल से काम नहीं चलाया उसने अच्छा खासा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसका प्रोडक्ट बनवा के आपसे सवाल पूछ लिया। तो बेटा ये सवाल किसी भी एंगल से इजी की कैटेगरी में तो नहीं है। यदि मैं उसको मॉडरेट कहूं तो ये मॉडरेट और इजी के बीच का भी नहीं है। ये सवाल पड़ता है बेटा मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच का, और जिसको इतना समय नहीं था इसको करने के लिए, उसके लिए तो पक्का डिफिकल्ट की कैटेगरी में ही आया होगा। ठीक है, बाकी जिसने बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ा, देखो उसने वैसे बता दिया। इसको मैं परफेक्ट डिफिकल्ट क्यों नहीं बोल रहा, उसने थोड़ा हिंट दे दिया था। क्या हिंट दिया कि लिथियम बोरोन हाइड्राइड एस्टर को तो रिड्यूस कर देता है, परंतु किसको रिड्यूस नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये हिंट उसने दे दिया था, इसलिए इतना डिफिकल्ट ये नहीं था। यदि वो पहली लाइन नहीं लिखता तो पक्का डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन पहली लाइन लिख दी तो उसको अपन डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, वो थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं देखिए, एक एक अपन स्टेटमेंट समझते हैं इसके ध्यान से। ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें एक तो रिएजेंट LiBH4 डाला जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ दूसरा रिएजेंट दिया, बेटा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, सॉरी, एक तो एरो इस तरफ था और यहां पर ये BH4 नहीं है, ये BH3 है, ये BH3 है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों तरफ ये अलग अलग रिएजेंट डाल के, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट डाल रहा है, एक तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट्स डाल रहा है, उससे इसने प्रोडक्ट्स बनवाए। और बनवा के प्रोडक्ट लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट में ये नहीं पूछ रहा कि प्रोडक्ट क्या बने, लास्ट में पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट बने उनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या वो आइडेंटिकल हैं, क्या वो डायस्टेरियोमर्स हैं, क्या वो एनेंशियोमर्स हैं, क्या वो लगते क्या हैं वो एक दूसरे के, ये इसने पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए ध्यान से। मैं सबसे पहले ये वाला जो कंपाउंड है ये ड्रॉ करता हूं। इसमें एक 4 मेंबर्ड रिंग है, सॉरी, एक 4 मेंबर्ड रिंग है। इसमें यहां पर फिक्स CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इधर डैश पे, इधर वेज पे, यहां पर CO2ET यानी एस्टर लगा हुआ है और यहां पर COOH लगा हुआ है। ठीक है, जब अपन इसमें LiBH4 डालेंगे तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करेगा किसमें, इसको रिड्यूस करेगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर ये चीज, क्योंकि आपको पता है इसमें रिड्यूस करने वाला कौन से ग्रुप में है। ये करेगा C डबल बॉन्ड OH बनेगा पहले तो, फिर उस C डबल बॉन्ड OOH को ये फाइनली CH2OH में ले जाएगा। ये CH2OH मतलब इस रिएजेंट ने एस्टर को इसमें रिड्यूस कर दिया। फिर जो अगले स्टेप में H+ है
OH प्लस इन दोनों को मिला के एस्ट्रिफिकेशन करवा देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बना उसको यदि मैं यहां लिखूं प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट बना उसको मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी, CH2O C डबल बॉन्ड O, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा यदि मैं बनाऊं प्रोडक्ट तो इसको अपन हटा देते हैं, यहां पर बन जाएगा CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब अपन ने इसमें BH3 ऐड किया तब क्या बनेगा, जब मैं इस क्वेश्चन में BH3 ऐड करूंगा तो BH3 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। किसको कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके ये जो BH3 है ये CH2OH बना देगा। और ये CH2OH है बेटा, ये इस एस्टर के साथ में रिएक्शन करके ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कर देगा कि एक एस्टर को दूसरे एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बनेगा। अब की बार ध्यान दें आप, इसका एल्कोहल बना था तो इसको मैं CH2O लिख दूंगा। इस वाले का जो C डबल बॉन्ड O के साथ ET लगा हुआ था उसके साथ इसने ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कर दिया। ये P है और ये Q है। अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करूं तो बेटा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स्ड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स्ड है, परंतु इसमें ध्यान से देखिए जो वेज वाला ग्रुप है वो CH2O ग्रुप है, डैश वाला C डबल बॉन्ड O, जबकि इसमें उल्टा है, इसमें डैश वाला CH2O है और वेज वाला कौन सा C डबल बॉन्ड O है। तो ये एक दूसरे के लगेंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन ये होती है ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हों, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते, ठीक है, नॉन मिरर इमेज हों तो ये बन जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। और आसान तरीका, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस फिक्स्ड हैं परंतु इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इन दोनों के सेम है, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है परंतु इन दोनों के सेम नहीं है, तो P और Q एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगली बार इस CH3 ग्रुप को यहां से हटा के ऊपर लगा दिया, बाकी वहीं एस्टर ग्रुप है, वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है, वही सेम रिएजेंट है। तो यदि अब मैं इसके प्रोडक्ट दोबारा बनाऊं जिसमें मैं क्या बदलाव करूं, जिसमें इसको मैं एज इट इज ले लूं, अब की बार बेटा मैं इसको लिख रहा हूं एज इट इज, एक मिनट, ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। वैसे इसको CH2 में O और इसको डबल बॉन्ड O ये मैं ले लेता हूं। अब की बार CH3 दोनों में ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये अपन बना देंगे। प्रोडक्ट किसका क्या होगा वो यदि अपन देखें, यदि इसका अपन प्रोडक्ट देखें कौन सा किसका क्या होगा, तो जिसमें C डबल बॉन्ड O AT उस तरफ है वो तो R है, तो C ये तो बेटा R बन जाएगा, ये वाला तो ठीक है, नहीं सॉरी गलत है, गलत क्यों है, इस C डबल बॉन्ड O AT को पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, तो CH2OH जिसमें वेज पे बने वो R है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये तो R है, ये तो R है और ये अपना प्रोडक्ट S है। क्या है एक दूसरे के देखते हैं। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, वो वाला भी कायरल सेंटर नहीं है, ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं है और ये वाला भी कायरल सेंटर नहीं है। ऐसे में यदि आप जल्दबाजी में ये आंसर दे देते हैं कि सर इसमें तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, ठीक है,
तो ये और उसमें दोनों में पीओएस वगैरह भी आ रही हैं, तो फिर ये पक्का जो है ना आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो आप भूल रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स सिर्फ ऑप्टिकल वाले नहीं होते, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। और यदि ध्यान दोगे तो बेटा ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, और ये जो है ये बेटा दूसरी रिंग है। और इन दोनों में ये जो होता है बेटा, ये H इधर है, एक बार CH3 और ऊपर ये वाला ग्रुप दोनों सेम साइड है भाई, एक बार C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप और CH3 सेम साइड है, दूसरे में ये जो CH3 है वो, और जो ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये ऑपोजिट साइड है। क्या अपन इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोलते, क्या आप बोलते हैं? और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जीआई हैं, इसलिए पक्का ये एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स। क्लियर है यहां तक? तो कुल मिला के बात ये है कि P और Q भी डायस्टेरियोमर्स हैं, R और S भी डायस्टेरियोमर्स हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार जो मैंने कहा उसको चेक कर लेते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का सवाल था। ठीक है, बोरोन बेस्ड रिएजेंट थे, एक रिच वाला था और एक डेफिशिएंट वाला था। दोनों की अलग अलग केमोसेलेक्टिविटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला है वो डेफिशिएंट वाले को पहले करेगा रिड्यूस, और जो डेफिशिएंट वाला वो रिच वाले को पहले रिड्यूस करेगा। ठीक है, इसको अपन कीमोसेलेक्टिविटी बोलते हैं। कीमोसेलेक्टिविटी के जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट के सीधे सीधे सवाल ना पूछ के आपसे बेटा आइसोमर्स पूछ लिए। ठीक है, इतना इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, ये क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हैं उनके एनर्जी के लेवल क्या होंगे, उनकी एनर्जी के जो ऑर्डर्स क्या होंगे, उस पर बेस्ड ये वाला सवाल है। ठीक है, तो एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अपन अभी समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखो, दो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, और जिन में कंपैरिजन करना है वो लोग हैं हाइड्रोजन, और दूसरा जो है वो है आपका लिथियम। देखिए, हाइड्रोजन एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए 2s की एनर्जी बराबर होगी 2p के। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। लिथियम एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा हों, और ऐसे में इसकी एनर्जी 2s की कम होगी, किससे? 2p से। क्योंकि बेटा पॉली इलेक्ट्रॉनिक में जो एनर्जी होती है वो n+l से डिसाइड होती है, जबकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी केवल n रोल से डिसाइड होती है। तो इसको मैं यदि ध्यान से देखूं तो 2s और 2p में से ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन तो अपने हो गए। तीसरा ऑप्शन, हाइड्रोजन का 2p और लिथियम के 2s में से किसकी एनर्जी कम ज्यादा है, या फिर हाइड्रोजन का 2s और लिथियम के 2s में से किसकी एनर्जी कम ज्यादा है। यह बताना बहुत आसान है यदि मैं इस बात की तुलना कर लूं। किस बात की? कि हाइड्रोजन का 2s और लिथियम के 2s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उसका आंसर है हाइड्रोजन के 2s की एनर्जी ज्यादा होती है। कारण बहुत सिंपल है कि Z बढ़ने पर Z इफेक्टिव नॉर्मली बढ़ता है, और यदि ये बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोजन से लिथियम तक जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, यदि ये बढ़ेगा तो जो एनर्जीज होंगी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी लेवल में, मतलब n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके लिए n जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2s का तुम कंपैरिजन कर सकते हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो Z इफेक्टिव बढ़ने पर कम होती है। क्यों होती है कम? Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस है उसका पावरफुल होना, और न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा वो अपने बाहर के जो शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को बेटा खींचेगा अपनी तरफ, और जितना ढंग से वो खींचेगा उतना वो न्यूक्लियस के और करीब आएंगे, तो उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो मतलब हाइड्रोजन के 2s की ज्यादा है किससे? लिथियम के 2s से। तो इसका मतलब इसका डी भी सही आंसर है। चलिए
सी की चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 2s की एनर्जी और हाइड्रोजन के 2p की एनर्जी बराबर है, तो यदि इन दोनों की एनर्जी बराबर है तब तो हाइड्रोजन के 2p की एनर्जी भी लिथियम के 2s से ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु ये कम दे रखी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर केवल ए, बी और डी होगा। ओके, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल था। मॉडरेट क्यों बोल दिया इसको मैंने, आसान क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा आपसे सी और डी भी कंपेयर करवा लिए। अगर वो ए और बी कंपेयर करवाता तब तो बेहद आसान था, लेकिन सी और डी कंपेयर करवाने की वजह से आप में से कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें गच्चा खा गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि MnO2 की रिएक्शन की बात कर रहा है, और MnO2 की रिएक्शन का मतलब ये है डी एंड ए ब्लॉक जो है उसको उसने थोड़ा सा यूज करने की कोशिश की है। खैर मेनली डी एंड ए ब्लॉक का नहीं है सवाल, लेकिन थोड़ा सा उसको भी उसने रिएक्शन को काम में लेने की कोशिश की है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने पर MnCl2 बनता है, ये अपन जानते हैं बेटा, +4 से +2 में आ चुका है, और प्लस जो क्लोरीन था आपका वो -1 से X बनाएगा, और जो ग्रीनिश येलो गैस है वो पक्का Cl2 होगी। तो पता चल गया कि X कौन है अपना, Cl2। Cl2 बना लिया इसने, तो इसको अपन P ब्लॉक के 17th ग्रुप के क्वेश्चन को भी इसमें अपन मान सकते हैं। ये जो Cl2 बना है उस Cl2 की फिर अमोनिया से रिएक्शन करवाई, तो अमोनिया से रिएक्शन करने पर Y बनेगा, और मैं जानता हूं कि जो Y अपना बनता है वो NCl3 बन जाएगा। इसमें इसने ग्रुप 15 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपन से यूज करवा लिया है। अमोनिया और जो इस Cl2 मिलकर ये बनाते हैं, इसको अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो Y का NCl3 हो गया। फिर उस X की रिएक्शन उसने F2 यानी Cl2F2 की रिएक्शन करवाई, तो जो कंपाउंड Z अपना बनता है वो ClF3 बनता है, ये ClF3 बन जाएगा, और जो ClF3 है ये भी ग्रुप 17 के अंदर ही आप इसको ले सकते हो। तो 3 तो अपनी रिएक्शन हो गई। इन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट के बेसिस पर अपने को 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, X का यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने में, सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्लोरीन जो होता है अपन यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को थोड़ा और स्टेरिलाइज करने के लिए, उससे और जो है ना इम्प्योरिटीज हटाने के लिए, तो ए वाला वो बिल्कुल सही है। Y की स्ट्रक्चर प्लेनर है। Y बेटा NCl3 में नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एक लोन पेयर के साथ, तो प्लेनर नहीं हो सकता लोन पेयर के कारण, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, तो B भी इसमें सही बात है। ठीक है, Z इज यूज्ड इन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, इसकी बात अपन करें, Z मतलब ClF3, सॉरी बी इनकरेक्ट होगा बेटा, बी इनकरेक्ट होगा, हाँ। ClF3 की रिएक्शन यदि मैं यूरेनियम से करवाऊं तो बेटा उसमें एक वोलेटाइल कंपाउंड बनता है UF3। ठीक है, UF3 एक वोलेटाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये वोलेटाइल कंपाउंड जो UF3 होता है ये उस यूरेनियम को वहां से हटाने के काम करता है, तो इसलिए इसका प्रयोग अपन यूरेनियम के एनरिचमेंट में करते हैं, और ये बात भी ग्रुप 17 में दी हुई है, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही है। डी ऑप्शन, Y स्ट्रॉन्गर लेविस बेस है अमोनिया से। यदि मैं इसकी बेसिसिटी कंपेयर करूं, लेविस बेसिसिटी अमोनिया के साथ, तो Cl जो होता है बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N से H की तुलना में ज्यादा खींचता है ना। हाइड्रोजन जितना खींच पाएगा ना N से, मतलब वैसे तो खींच क्या पाएगा ज्यादा, N तो नाइट्रोजन की होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में Cl जो होता है वो यूं कह लो कि N को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सपोर्ट कम दे पाएगा, तो बेसिसिटी कम किसकी होगी, NCl3 की। ये बोल रहा है कि Y स्ट्रॉन्गर लेविस बेस है अमोनिया से, नहीं, स्ट्रॉन्गर बेस तो अमोनिया ही है, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनेंगे अपन। रिएक्शन ऑफ PtF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड किसके साथ करवा रहा भाई, ऑक्सीजन के साथ। बेटा इस चीज को देखते ही है ना मुझे वो ग्रुप 18 का, कहा
पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में ग्रुप 18 का वो पैराग्राफ याद आ गया जिसमें उसने ये समझाया था कि नोबल गैसेज रिएक्टिव हो सकती हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे से हुई होगी, मतलब पहली बार किसने कैसे पता लगाया होगा कि नोबल गैस भी रिएक्ट कर सकती हैं, थोड़ी बहुत रिएक्टिव हो सकती हैं, या ये गैसेज नोबल की कैटेगरी में आती हैं। ये बातें उस पैराग्राफ की हैं। और जरूर जिन्होंने आप में से जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उनको पता है ये O2 PT F6 नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड X प्लस वाई माइनस, तो आपका X प्लस है, ये Y माइनस है, दिस इज X प्लस एंड दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज Y माइनस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, पहला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5। चर्चा हो रही है O2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की, कह रहा है कि ये 1.5 है। बेटा O2 जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O2 में यदि आप इसका एमओ डायग्राम बनाओगे तो इसका एमओ डायग्राम ऐसे बनता है। तो O2 में क्या होता था, ये जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनमें 4-4 होते थे और ऊपर वाले में 2 अनपेयर्ड होते थे। O2 प्लस में अनपेयर्ड एक ही बचेगा क्योंकि एक आपने बाहर निकाल लिया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अब 1.5 ना होके 2.5 हो जाएगा। तो ए वाली बात तो गलत बात है और अपन से करेक्ट पूछा है। ठीक है, इसका मतलब पी ब्लॉक का सवाल था ग्रुप 18 का, इसने क्या करा भाई साहब, आपसे केमिकल बॉन्डिंग की एमओटी का सवाल भी बना दिया उसको। केमिकल बॉन्डिंग की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट भी इसने काम में ले लिया। ठीक है, वैलेंस डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन X प्लस वाई माइनस हैज 5 इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो बेटा मेटल आयन की बात कर रहा है, मेटल आयन की, और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए बोल रहा है। देख लेते हैं अपन, मेटल तो इसमें मौजूद है, और अगर मैं बात करूं प्लेटिनम 5 प्लस की, जो इसमें प्लेटिनम प्लस 5 में मौजूद है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं डी इलेक्ट्रॉन वाला, तो बेटा ये प्लेटिनम निकल के परिवार में आता है, और निकल प्लस 2 जो होता है ना वो D8 होता है। निकल प्लस 2 कितना होता है, D8। लेकिन ये प्लस 5 है, प्लस 2 नहीं है, तो मुझे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और निकालने पड़ेंगे, और जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ये D8 नहीं D5 बचेगा अपने पास। तो सही बात है, ये जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। PTF6 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीडेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए, मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा ले। एग्जैक्टली इसने यही तो किया है। अरे O2 से ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के PTF6 के पास गया है, तो O2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सी वाला भी बिल्कुल सही है। PTF6 एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। अब इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। फ्लोरिनेटिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाली स्पीसीज है उसके साथ कुछ ना कुछ फ्लोरीन अटैच कर दे। तो इस केस में जो PTF6 है, सारे फ्लोरीन उसी के पास हैं, उसने अपने फ्लोरीन किसी को डोनेट नहीं किए हैं, तो इसको अपन फ्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल है जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो अपन सबसे लास्ट में कर लेंगे। पहले जो रिएक्शंस हैं उनका अपन एक बार सीक्वेंस जो है वो जान लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट दिया हुआ है। जब मैं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर रेडिकल फॉर्मेशन होगा, और वो जो रेडिकल है वो खुद जैसे ही दूसरे रेडिकल से कंबाइन होके हेक्सेन बना देगा। ठीक है, 3 और 3 से बन जाएगा हेक्सेन। उस हेक्सेन में जब मैं V2O5 ऐड करूंगा तो अपन जानते हैं कि इससे साइक्लाइजेशन होता है, फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन होगा, तो ये अपना जो प्रोडक्ट वो बन जाएगा Q। ठीक है, अगले स्टेप में क्योंकि रिएक्शन जो है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में
ये जो कंपाउंड है थैलिक एनहाइड्राइड, इसको अपन बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, इसके साथ में करवाई जा रही है। ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में जब AlCl3 रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को अपन बोल देंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और इस फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा वो ये बनने वाला है। यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। ये बनेगा इसका प्रोडक्ट फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद, जिसको अपन जो है यहां पर R बोल सकते हैं। जब आप इस R में, ये जो R अपना बना है, जब आप इसमें PCl5 ऐड करोगे तो PCl5 ऐड करने पर यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl में। इतना ही नहीं, उसके बाद इसमें है ना H2PD के साथ BaSO4 भी ऐड किया गया है, जिसको अपन कहते हैं रोजेनमुंड्स रिडक्शन। रोजेनमुंड्स रिडक्शन जब अपन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये अपना बना है प्रोडक्ट S, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है हाइड्रोजन के साथ हीट की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन एक अमोनिया डेरिवेटिव होता है, तो अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा वो फिर इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इसको अपन इस तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड N है तो ये बन जाएगा NH ना बन के ये जो है इसका एक नाइट्रोजन यहां लग जाएगा। इसके बाद देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो बेंजीन रिंग अटैच्ड है। इस बेंजीन के साथ एक C डबल बॉन्ड O और है यहां पर, तो C डबल बॉन्ड O के साथ भी जुड़ जाएगा N, और ये इस तरीके से, मतलब इस C डबल बॉन्ड O और इस C डबल बॉन्ड O के साथ ये हाइड्रोजन के जो दोनों नाइट्रोजन हैं वो जुड़ के यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका बन जाएगा प्रोडक्ट ये। इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो उसने दे रखा है प्रोडक्ट T, तो अपना प्रोडक्ट T बन जाएगा, ठीक है। ये तो अपने 4 प्रोडक्ट्स हो गए, PQRST, 4 अपने प्रोडक्ट्स हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन अपन से पूछे गए हैं। पहला, एस ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल AgNO3 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। अगर आप S को देखेंगे ध्यान से तो बेटा S में अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ में। तो इसलिए मैं से बोल सकता हूं कि जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। Q ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2 एक्सेस, Q ये रहा अपना बेंजीन। जब इस बेंजीन में आप Cl2 डालोगे एक्सेस में, Cl2 जब आप एक्सेस में ऐड करोगे तो बिल्कुल सही बात है गैमेक्सेन बनता है। गैमेक्सेन जो है जिसको अपन बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं या गैमेक्सेन बोल दीजिए, वो बनेगा, तो बी भी इसका सही आंसर है, ठीक है। T इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। T मतलब जो सबसे लास्ट में बना ये वाला कंपाउंड, क्या हेट्रोसाइक्लिक है, तो बिल्कुल है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर रिंग में हेट्रो एटम मौजूद हैं, तो मेरा कहना यह है कि C ऑप्शन भी सही है। R on acid catalyzed intramolecular cyclization followed by treatment with zinc amalgam HCl gives 9,10 dihydroxyanthracene। अब R कहाँ है, पहले अपन R की बात करते हैं। देखिए ये रहा अपने पास R, क्या करना चाह रहा है इसमें, तो R में क्या बोलना चाह रहा है कि R में पहले तो एसिड कैटलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाना है, करवाते हैं भाई चलो अपन। ये रहा R, इसमें एक काम करें अपन, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी अपने कोई जरूरत नहीं है एक बार। और इसमें अगर मैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाऊं, एसिड कैटलाइज्ड, मतलब आप इसमें एसिड की प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा।
कुल मिला के बात है आपकी एसिडिक मीडियम में यहाँ पर OH बनेगा, वो OH बन के फिर यहाँ पर ये एसाइलियम कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये इस पर अटैक कर देगा, फिर से फ्री रेडिकल एसाइलेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनने के बाद अगले स्टेप में क्या चाह रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में चाह रहा है कि आप इसमें जिंक अमलगम HCl डालिए, उससे 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासिन बनेगा। ये बात करते हैं, जब आप इसमें इस वाले कंपाउंड में जिंक अमलगम HCl डालेंगे तो जिंक अमलगम HCl क्या करता है कि यहां से C डबल बॉन्ड और इस C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है CH2 ग्रुप में। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन से कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है, क्या ये प्रोडक्ट आपका 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासिन है, तो आंसर है नो। ये प्रोडक्ट बेटा एंथ्रासिन नहीं है। एंथ्रासिन तब होता जब यहां पर एक रिंग और होती, ऊपर नीचे 2 OH ग्रुप होते। इसका मतलब जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ABC। ओके, अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व थे। पहला, ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये बेटा काम आता है हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन की प्रिपरेशन में। जो V2O5 है वो एरोमेटाइजिंग एजेंट है, तो ये चीज भी अपने हाइड्रोकार्बन्स की NCERT में ही दी हुई है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का इस्तेमाल हो गया। फिर ये बेटा जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में सवाल को ले गया। जब ये बना तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन एंड ऑल है, ये सब का सब आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेट कर गया। और लास्ट में जो बेटा NH2 वाला काम इसने किया है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं उनकी रिएक्शन हो गई। देखिए चैप्टर काउंट करना मेरे साथ कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। 4 चैप्टर तो उसने केवल क्वेश्चंस में ही यूज कर लिए। 5वां चैप्टर सिल्वर मिरर टेस्ट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। Cl2 के साथ रिएक्शन करके गैमेक्सेन बनाना, खैर ये तो एरोमेटिक वाले में आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, IUPAC नेमिंग, बेसिक नेमिंग सिस्टम जो है ना वो भी इसने यूज करवा लिया। और जो लास्ट वाला स्टेप है एसिड कैटालाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन एंड फॉलोड बाय, फिर से आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही इसे रिलेट कर लेगा। तो कुल मिला के बेटा ये बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको अपन डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इसने बहुत सारे स्टेप्स अपन से यूज करवा लिए हैं। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी था ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा इसको अपन डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास, हमें ऐसे बोला गया है कि देखिए आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर ये मान लेता हूं मैं, दूसरा सिलेंडर ये मान लेता हूं। पिस्टन लगे हुए, दोनों में फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स लगे हुए हैं। यहां हीलियम गैस है और साथ में यहां आर्गन गैस है। इनमें कह रहा है कि जो फर्स्ट सिलेंडर है उसमें हीलियम गैस और आर्गन गैस के मास जो हैं वो M1 और M2 हैं, दोनों के मास M1 M2 हैं। जो आपका दूसरा सिलेंडर है उसमें हीलियम और जो आपका आर्गन है उसके मास का रेशियो, उनके जो मास हैं वो M2 और M1 है। कुल मिला के इन दोनों के मास को यहां स्विच कर दिया है। ठीक है, कहता है कि द मोलर मास ऑफ आर्गन इज 10 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम। अपन जानते हैं बेटा हीलियम का जो मोलर मास होता है वो लगभग 4 होता है और आर्गन का 40 होता है, तो 10 टाइम्स होगा वो। ठीक है, पूछा गया है कि दोनों पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, कहता है द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन द फर्स्ट सिलेंडर, मतलब ये जो P1 है ये नीड्स टू बी 5 टाइम्स दैट ऑन सेकंड सिलेंडर। मतलब इसका जो प्रेशर है P2, तो P2 की तुलना में P1 जो है 5 टाइम्स होना चाहिए। कि क्यों होना चाहिए 5 टाइम्स? तो बोल रहा है कि सो दैट सेकंड सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर इन बोथ द सिलेंडर्स आर इक्वल एट सेम टेम्परेचर एज्यूमिंग बिहेव आइडियल गैस। आपसे M1 M2 की वैल्यू पूछिए। गैसियस स्टेट में आइडियल गैस का एक बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा मॉडरेट इसने उसको लेंदी लैंग्वेज देके बना दिया है। सवाल बहुत आसान था लेकिन बच्चा जो है एग्जाम के दौरान कंफ्यूज हो सकता है इतनी लेंदी लैंग्वेज को देखकर। बेटा इसमें एक चीज नोटिस करिए, वॉल्यूम सेम रख रहा है और टेम्परेचर सेम रख रहा है। क्या क्या सेम रख रहा है? इसने बोला कि नीड्स टू बी सो दैट
वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जब V और T दोनों के कांस्टेंट हों तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हो सकता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये लगाना था, प्रेशर इन फर्स्ट अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर 2 इक्वल टू टोटल मोल्स इन फर्स्ट अपॉन टोटल मोल्स इन सेकेंड। देखिए जब अपन इसको अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, P1 जो है वो P2 का 5 टाइम्स है, तो ये 5/1 हो गया। पहले सिलेंडर में हीलियम का जो मास है वो m1 है, हीलियम का मोलर मास 4, नियोन का m2 है, उसका मोलर मास 50। दूसरे सिलेंडर में हीलियम का m2 हो जाएगा अपॉन 4 और नियोन का m1 है अपॉन 40। ये होगा। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/1। इसमें बेटा मैं जब कॉमन लेके बाहर लिखूंगा तो इसको मैं m1 अपॉन m2 अपॉन 0.1 लिख सकता हूं, अपॉन 10 लिख सकता हूं। तो बेसिकली बन जाएगा m1 प्लस, या ऐसे समझ लो इसको मैं लिख दूंगा 10m1 प्लस m2 अपॉन 10m2 प्लस m1। ये बन जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 50m2 49m2 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह बन जाएगा कितना 10m1, तो आ जाएगा 5m1। अपन से जो रेशियो पूछा गया है वो रेशियो पूछा है, एक अपन देख लेते हैं किसका रेशियो पूछा है, m1/m2 का। तो जब मैं यहां से m1/m2 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 5, यहां पर आ जाएगा 49। ठीक है, और यहां से बेटा इसका आंसर आ जाएगा 9.8। 9.8 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने कहा ना आइडियल गैस का बहुत ही आसान सवाल था। इसको मॉडरेट की कैटेगरी में जो रखने की वजह है वो इसकी थोड़ी सी लेंदी लैंग्वेज से। अगर यही सवाल आपको ऐसे दे दिया जाता कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताइए प्रेशर यदि मैं 5 टाइम्स कर दूं तो उनका जो मोल्स हैं उनका रेशियो कितना होगा, तो आप कर देते। लेकिन थोड़ा इस तरीके से सोच पाने के लिए अपने को लैंग्वेज लेंदी होने की वजह से अपन एग्जाम टाइम के दौरान इसको मॉडरेट ही कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला KMnCsNO2Gly इज। इस क्वेश्चन में अपने से ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछे हैं कि कितने इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स वो अपन से पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेटल के साथ में NCS है, दूसरा NO2 है और तीसरा है ग्लाइकोजेनेट Gly। 3 लिगेंड्स हैं, चार्ज -1 बोल देते हैं इस पे। अपन से ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछे हैं तो मतलब मुझे उसमें स्ट्रक्चरल भी काउंट करने हैं और मुझे उसमें ज्योमेट्रिकल भी काउंट करने हैं, और यदि कोई ऑप्टिकल हुआ तो वो भी काउंट करना है। पहले मैं इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करता हूं। पहले अपन स्ट्रक्चरल वाले काउंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक बार मैं मान लेता हूं ये NCS है ना, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसकी 2 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन होती है एक सल्फर। इसकी भी 2 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक बार पहले में भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, दूसरे में भी नाइट्रोजन, ये मान सकता हूं मैं। खैर ये जो ग्लाइसिनेट आपका Gly जो होता है, ग्लाइसिनेट जो होता है आपका, ये तो खैर आपका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड होता है। जो ग्लाइसिनेट लिगेंड होता है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये बाइडेंटेड कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। AB प्रकार का लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो मैं इन एम्बिडेंटेड वालों की बात करता हूं। एक बार N और N हो सकते हैं उसमें, एक बार नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, एक बार सल्फर के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन, और एक बार इसका तो आप ऐसे देखो इसमें दोनों N आ चुके हैं। एक बार ऐसे मान लो इसका तो सल्फर और उसका नाइट्रोजन, तो ये 4 केस बन गए। ये जो 4 केस बने हैं ना, ये चारों के चारों आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर, जिनको अपन लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब 4 तो बन जाएंगे अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो जो हर स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसमें यदि मैं एक स्क्वायर प्लेनर में बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ूंगा तो ये बाइडेंटेड का A, ये बाइडेंटेड का B। ये तो बेटा यही आने वाला बाइडेंटेड, तो जो ग्लाइसिनेट लिगेंड है वो तो यही आएगा अपना।
यहां पर दोनों के नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ सकते हैं और यहां पर दोनों के क्या आ जाएंगे, NN आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, एक में वो NCS है और एक में वो NO2 है, तो दोनों अलग अलग है, सेम मत समझना। मतलब अब ऐसा हो सकता है कि एक बार तो NO2 के सामने A है और दूसरे केस में ऐसा संभव है कि NCS जो था उसके सामने A है और जो NO2 है वो किसके सामने आ चुका है, वो B के सामने आ चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके 4 केस बने, उसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और जो प्रत्येक स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ईच स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होगा उसके बेटा फिर से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। 2 ज्योमेट्रिकल कैसे होंगे, क्योंकि आपका जो ये लिगेंड है, सॉरी ये वाला जो लिगेंड है, जो आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ग्लाइसिनेट, जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ग्लाइसिनेट, इसकी दोनों डोनर साइट अलग अलग हैं और आपने जो यहां पर 4 केस लिए हैं उसमें ये दोनों डोनर साइट भी अलग अलग हैं। तो मान लो पहले केस की मैं चर्चा करूं तो मैं बोल दूंगा एक बार A के सामने ये वाला NCS, एक बार A के सामने ये वाला 2 बन गए। NO वाले में एक बार A के सामने N, एक बार O, इसमें भी 2 अलग अलग, इसमें भी 2 अलग अलग। तो कुल मिला के बात यह है कि टोटल की यदि चर्चा करोगे तो हर एक स्ट्रक्चरल के यदि 2 GI हैं तो टोटल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 8। इसका सही आंसर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म को उसने ज्योमेट्रिकल के साथ में मिक्स करके आपसे टोटल आइसोमर्स पूछे थे। सवाल इजी था, मतलब स्ट्रक्चरल देखना और GI देखना थोड़ा आसान था, परंतु उसने लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड एक नहीं है, 2 ऐड कर दिए उसने। तो सवाल का थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ जाएगा। तो इसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मॉडरेट क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। आसान नहीं कहेंगे उसको, मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा इसको, थोड़ा जो सोचेगा वही कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, काफी एम्बिग्यूटी वाला सवाल है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन इस सवाल को लेके रहे हैं। अपन चर्चा करते हैं कैसे। पूछा है कि 2 रिएक्शंस हैं, उनके पहले मेजर प्रोडक्ट बनाइए X और Y, और पूछा है कि उसमें कितने कार्बोनिलिक ग्रुप मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप्स कितने हैं, ये पूछा गया है। बेटा फर्स्ट रिएक्शन जो देखो उसमें हीट दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, तो यहां से बीटा कीटो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और जब ये बीटा कीटो डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो ये दोनों CO2 COH यहां से CO2 के रूप में निकल जाएंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा 3-पेंटेनॉन। और जो दूसरा केस है उसमें आपने फिर इसको हीट दिया है, तो आपको कीटो ग्रुप दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ध्यान देना ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन नहीं, ये गामा पोजीशन पर है, और गामा पोजीशन पर है इसलिए बीटा कीटो डी कार्बोक्सिलेशन का जो केस है वो यहां पर नहीं लग पाएगा, तो वो काम तो होगा नहीं। फिर दूसरा कौन सा बचा, दूसरा ये बचा कि अपने पास जो है इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, और इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप हैं उनसे अगर मैं एक H2 बाहर निकाल दूं तो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा डिहाइड्रेशन के बाद। ये अपना प्रोडक्ट Y है, ये अपना प्रोडक्ट X है। अब इसमें एम्बिग्यूटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपसे पूछा गया कितने कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, तो इसमें एक C डबल बॉन्ड O है, इसमें एक C डबल बॉन्ड O है, तो फिर मैं ऐसे बोल दूंगा कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है तो इसमें तो एक होगा, इसमें ऐसे 3 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं तो यहां पर 3 होगा। आंसर टोटल 4 आना चाहिए और सही आंसर 4 ही होगा। एम्बिग्यूटी क्या है, कुछ बच्चों का मेरे पास मतलब उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि सर देखिए कार्बोनिल तो अपन एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं,
और सेकंड क्वेश्चन में ये तो एनहाइड्राइड है, तो इसको आप काउंट क्यों कर रहे हो? आप तो केवल इस एक को काउंट करो। तो 3 की बजाय आपका इसका जो आंसर है वो भी 1 होना चाहिए, और 1 + 1 इस सवाल का सही आंसर 2 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 क्यों नहीं है, क्योंकि इसने कार्बोनिल कंपाउंड नहीं पूछा। अगर मेरे से पूछता कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है कि नहीं है, तब हो सकता है कि मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। उसने कार्बोनिल ग्रुप कहा है। और बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में जो C डबल बॉन्ड O है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O है, उसको अपन कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं। तो इसका जो बेटर आंसर है वो 4 होगा, ना कि 2। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अपन चर्चा करते हैं। आपको कहा गया ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटा-1,3 डाइआइन। ये ब्यूटेन हो गया, 1,3 डाइआइन, ये 1,3 डाइआइन हो गया। इसकी रिएक्शन NaNH2 से करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिड बेस रिएक्शन है, मोस्ट एसिडिक एच है, वो ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 इक्विवेलेंट यदि अपने पास हैं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अपन बोल देंगे। ठीक है, कहता है कि जब आप उसको फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ ट्रांस दिस, तो ट्रांस दिस का मतलब है ये वाला कंपाउंड है, ये यहां पर Br लगा हुआ है, सॉरी CH2 के साथ यहां Br लगा हुआ है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाएंगे तो X बनता है एक मेजर प्रोडक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर, मतलब जो एक ही लाइन में हो सकते हैं, वो आपको बताने हैं। देखिए बेटा, इस सवाल में अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा प्रॉपर एंगल्स को ध्यान में रख के बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। मतलब एंगल्स का यदि मैं ख्याल रखूं कि sp कार्बन कौन कौन से हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये वाला कार्बन जब उस पर अटैक करेगा, तो इसको बेटा मैं जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, उसको मैं सिंपली RBr लिख देता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई sp कार्बन है नहीं जो कोलिनियर बना देगा उसको, है ना। तो यदि ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो एक यहां R जुड़ेगा और एक यहां R जुड़ेगा। अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलिनियर कार्बन कितने हैं और उसका मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है। तो 1, 2, 3 और 4 तो एक लाइन में आ गए, लेकिन इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होगा ना, वो भी तो इसी लाइन में आएगा एकदम। तो 5 और ये वाला कितना हो जाएगा, 6। क्या इसके बाद कोई कोलिनियर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि मान लो यहां अटैक करे डायरेक्टली, यदि यहां पर SN2 करवाए या यहां से मान लो SN2 प्राइम भी करवाए, जो भी करवाए, कोई भी कार्बन sp नहीं बनेगा। और जब कोई भी कार्बन sp नहीं बनेगा इसके आगे, तो फिर इसमें जो कोलिनियर कार्बन है उनका मैक्सिमम नंबर 6 ही हो पाएगा। 4 तो इसके पास थे और 2 बेटा इनसे जुड़ेंगे, वो 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक मैचिंग दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं, जिसमें लिस्ट 1 में हमें अलग अलग जो प्रोसेस हैं वो हमें दे रखे हैं। जैसे पहला प्रोसेस है वो सरफेस केमिस्ट्री में जो एडजॉर्प्शन है, उस एडजॉर्प्शन से लिया गया है। सेकंड जो आपका प्रोसेस है वो ग्रुप 14 P ब्लॉक से लिया गया है। जो R वाला प्रोसेस है वो अपना एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें प्रोटीन्स का जो डीनेचुरेशन है उससे लिया गया है। और जो फोर्थ प्रोसेस है वो सिंपली हाइड्रोकार्बन से जो साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनसे लिया गया है ना। तो कुल मिला के 4 अलग अलग चैप्टर हो गए हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, दूसरा इनऑर्गेनिक का है, लास्ट वाले दोनों जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इन सभी प्रोसेसेस के लिए जो लास्ट में हमें लिस्ट 2 में 5 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर देखा जाए ना, तो पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठा के और लास्ट में उन सबको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके एक बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर एडवांस ने बना के दिया है। ठीक है, अपन देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन से। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता यह है
कि कोई गैस है वो किसी सॉलिड सरफेस पे आके एडजॉर्ब होती है, तो जो गैस एडजॉर्ब हो गई है वो तो जीएस सॉलिड की फॉर्म में चली जाएगी। सॉलिड सरफेस खुद है ही सॉलिड स्टेट में और गैस है वो गैस फेज में है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस का डेल्टा एनजी जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी चेंज इन एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव होगी। और एड्जॉर्प्शन एक इन जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण डेल्टा एच भी कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इन बातों से अपन कैसे कह सकते हैं कि गैस जब एडजॉर्ब नहीं हुई थी, जब वो गैस फेज में थी, तब उसके पार्टिकल्स ज्यादा डिसऑर्डर्ड थे, लेकिन जैसे ही वो गैस के पार्टिकल किसी सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे तो उसमें ऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो अपन बोल देंगे कि डेल्टा एस नेगेटिव होगा। और क्योंकि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिनन है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसका डेल्टा एस भी कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन वाली बात है, पी जो है, उस पी की सबसे सही मैचिंग जो होनी चाहिए उसमें, वो सेकंड जो ऑप्शन है वो पी के लिए मैच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बेटा क्यू की बात करते हैं, जो डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहा है। देखिए, यदि मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं तो इन दोनों में से ज्यादा जो स्टेबल होता है, ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है। ये मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है तो मैं बोल दूंगा कि उसका जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो इन जनरल नेगेटिव होता है, तो डेल्टा से नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, देखो जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, उसमें से ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं। इस ग्रेफाइट की ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिनके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। ये वैंडरवॉल फोर्सेज इतने वीक होते हैं कि ग्रेफाइट की लेयर एक दूसरे पे स्लिप कर सकती हैं। इसका मतलब इसमें जो मूवमेंट है, उसमें जो डिसऑर्डरनेस है, इसमें जो रैंडमनेस है, वो इस डायमंड की तुलना में ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। चलिए देखते हैं, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो जो ये फिफ्थ वाला है ये मैच हो जाएगा किससे? क्यू के साथ। तो पी सेकंड के साथ, क्यू के साथ फिफ्थ। नेक्स्ट है बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी यदि मैं बात करूं, जब भी अपन किसी प्रोटीन को हीट करते हैं तब वो आता है डीनेचर्ड स्टेट में। जैसे सिंपल एक एग है, एग को अपन बॉईल करते हैं तो एग जो होता है उसके अंदर वाला पार्ट है वो लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाता है। अब ना ये चीज हमें कई बार कंफ्यूज करती है कि यार जो एग था ना, उस एग के अंदर का लिक्विड है तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो उसकी रैंडमनेस कम होनी चाहिए। तब तो इस डीनेचुरेशन के दौरान जो एंट्रोपी का चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। दरअसल होता क्या है कि प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उस एमिनो एसिड्स में NH2 वाला H और जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है, इनके बीच में एक H बॉन्डिंग होती है। और जैसे ही आप किसी प्रोटीन को हीट करते हो तो आपने देखा होगा जैसे उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब तक H बॉन्ड बने हुए थे तब तक एक परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था। आपने पढ़ा होगा से हेलिकल शेप होती है, बीटा प्लेटेड शेप होती है उनके अंदर, तो एक प्रॉपर उनमें अरेंजमेंट था, तो उसकी रैंडमनेस कम थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट किया उसके वो H बॉन्ड टूट गए, H बॉन्ड टूटने से उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव नहीं, इस प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसलिए इसका जो डेल्टा एच होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में है, तो आर के साथ सही सही मैच करेगा कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, देखो कितना तगड़ा सवाल बनाया है। पी में सेकंड 2 ऑप्शन में है, क्यू में 5 2 ऑप्शन में है, आर में फर्स्ट 2 ऑप्शन में है। मतलब आपसे वो चारों चेक करवाएगा, है ना, जिससे आपको लास्ट में आइडिया लगे। अब देखिए, चारों चेक करने के लिए ऐसे अपन चेक करेंगे। प्रोपीन ये रहा, उससे साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। देखिए ये बात तो तय है कि साइक्लाइजेशन होने के बाद रैंडमनेस घटती है। रैंडमनेस घटेगी तो डेल्टा एस तो नेगेटिव होगा। लेकिन ये वाला बेटा लेस स्टेबल होता है,
क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेस स्टेबल यदि होगा तो इसको बनाने के लिए में हीट देनी पड़ेगी, तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, फोर्थ जो है वो एस से मैच होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। आप मुझसे पूछें ये कैसा सवाल था, तो यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये तो मैचिंग वाला सवाल था, मैचिंग तो आसानी से हम कर ही देते हैं, है ना, तो थोड़े आसान सवाल माने जाते हैं, तो नहीं, ये इतना आसान की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ मैचिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें 4 में से मैक्स टू मैक्स 2 पता लगा लेने से 2 पता लगाने की जरूरत ही नहीं होती, वो इजी होते हैं। इस सवाल में इसने क्या किया, आपसे चारों पता लगवाए, एक एक पता लगवाया, और यदि आपको इनमें से एक भी नहीं आ रहा होता है ना, या 2 आपको नहीं आ रहे होते, 2 के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो बेटा फिर काफी इधर कंफ्यूजन होता है, और इस कंफ्यूजन के केस में इस सवाल के गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इस सवाल को मैं एक बहुत ही बढ़िया सवाल की कैटेगरी में रखूंगा, जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में आएगा, जिसमें इसने थर्मोडायनेमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री प्लस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लगभग इसने मिक्स करके एक बहुत ही बढ़िया सवाल इसने बनाया था, जिसका करेक्ट आंसर अपन जान चुके हैं, वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। SOCl2 मैं यहां लिख लेता हूं, जिसमें मुझे दिख ही रहा है कि देखो ये ज्योमेट्री और है ना लोन पेयर के नंबर के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो डबल बॉन्ड OCl Cl एक लोन पेयर ये होगी। दूसरा आपका XCOF4 है, तो जेनोन 4 फ्लोरीन लगा देंगे अपन यहाँ पे, प्लस एक लोन पेयर होगा और डबल बॉन्ड O होगा। ClF3 क्लोरीन के ऊपर जो है लोन पेयर होंगे कितने, 2 तो, और ये ClF3 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार है ना ClF5 जो है वो अपन ऐसे बना देंगे, ClF5 क्लोरीन फ्लोरीन 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 और ये एक लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड अपना है XEF5 प्लस, XEF5 प्लस जेनोन के साथ में 5 फ्लोरीन, एक लोन पेयर, पूरे पर प्लस चार्ज। फिर आपका SO3 माइनस है, सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस एक लोन पेयर। फिर आपका XCF3 प्लस और SF4, एक सेकेंड, आई थिंक XCF3 प्लस है, हाँ, तो ये जो होगा ये बन जाएगा जीनोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 2 लोन पेयर और आ जाएगा प्लस चार्ज, और लास्ट में SF4। ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपने को कंपाउंड्स दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है, कहता है कि लिस्ट 1 कंटेन्स डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप एंड लिस्ट 2 कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विद द सेम मॉलिक्यूलर शेप। आपको बतानी है। आप एक बार सोच सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग के आपको 3, 6 और 2 8 एग्जाम्पल दे दिए, और वो 8 एग्जाम्पल देके पहले आपसे उनकी बनवाई स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनवा के कह रहा है अब काउंट कर कि ये सी शो, टी शेप, ट्रायंगल प्लेनर, ये कितने हैं उसके अंदर। तो चलिए एक एक करके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ढूंढना शुरू करते हैं इसमें से सी शो शेप। ये तब बनती है जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो और उसके अंदर एक लोन पेयर हो प्लस 4 बॉन्ड पेयर हो, तब बनती है सी शो शेप। ठीक है, देखते हैं ऐसा कौन सा केस है। SOCl2 sp3 होता है तो ये नहीं होगा, XEOF4 भी नहीं होगा, उसके अंदर बॉन्ड पेयर ही 5 हो गए तो कैसे होंगे। फिर ClF3 जो होता है उसमें लोन पेयर 2 हो गए,
इस वाले में 5 बॉन्ड पेयर है, नहीं होगा। इस वाले में 5 बॉन्ड पेयर है, नहीं होगा। इस वाले में 3 बॉन्ड पेयर है, नहीं होगा। इस वाले में 3 बॉन्ड पेयर है, नहीं होगा। इस वाले में SF4 देखिए, sp3d है, बिल्कुल है। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4। तो मैं से बोल दूंगा कि ऐसी जो शी शेप वाली स्ट्रक्चर हैं वो टोटल 1 है अपने पास, 1 इसका आंसर है। तो P में 1, तो मैं बोल दूंगा या तो A ऑप्शन होगा पक्का या D होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टी शेप्ड ये रही टी शेप्ड। वो अलग बात है, बेंट टी शेप है, लेकिन लगभग टी शेप्ड इसको अपन बोल देंगे। तो एक तो ClF3 हो गया अपना, ठीक है। और टी शेप के लिए क्या होना चाहिए, sp3d होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर इस बार 2 हों और 3 बॉन्ड पेयर हों। तो एक तो स्ट्रक्चर ही हो गई। ये वाली टी शेप नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन लोन पेयर 1 है। ये रही टी शेप। तो दूसरी ये वाली हो जाएगी। तो बेटा वो होंगी 2। कितनी होंगी, 2। तो Q में 2 आना चाहिए। Q में 2, यहाँ पर 3 है, इसमें ही है। तो आंसर तो इसका A हो गया। ठीक है, चलो आगे वाले और चेक कर लेते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए इट मस्ट बी sp3। ये sp3 होना चाहिए, सॉरी sp3 नहीं, sp2 हो, जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो, या फिर कोई और, जैसे मान लो बेंट शेप हो गई और हो गई, ये सब हो सकता है। तो ये प्लेनर है क्या, नहीं है। ये प्लेनर नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर ये भी नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है। बेटा कोई भी नहीं है। सॉरी, मैं एक चीज हो सकता है बीच में गलत बोल गया, उसको मैं ठीक करता हूं। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए जरूरी ये है कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो जिसमें एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखे हुए हो। इसके लिए sp2 का 3 बॉन्ड पेयर वाला केस होना ही जरूरी है। वो अपने पास एक भी नहीं है। तो Q जो आपका R जो है उससे कौन मैच होगा, 5। तो R से 5 मैच हो रहा है। लास्ट है स्क्वायर पिरामिडल। इसके लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 1 बॉन्ड पेयर प्लस 5 लोन पेयर होने चाहिए। तो 1, 2, 3, तो इसका आंसर 3 मैच करना चाहिए। 3 का मतलब S में 3। तो बेटा इसका आंसर कंफर्म हो गया, क्या आएगा, A आंसर आएगा। बेहद आसान सवाल था, अनटिल अनलेस आप कोई बेसिक गलती ही नहीं कर देते हैं उसके अंदर। बाकी 2 चेक करने से पूरे सवाल का आंसर आ रहा था। तो इसको आप एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, इस पेपर में केमिकल बॉन्डिंग से ना दूसरा सवाल था। पहला सवाल भी बहुत आसान आया था और दूसरा और भी आसान सवाल इससे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ना 2 लिस्ट दी हुई हैं। बोला गया है कि लिस्ट 2 में है ना वो प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट 1 में जब आप सबसे पहले करवाएंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस सबसे पहले करवाया जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवाना है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट है वो लिस्ट 2 से आपको अपने को मैच करवाना है। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले P वाले ऑप्शन की, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे अपन ओजोनोलाइसिस में, तो ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनके सामने आएगा ओजोनोलाइसिस का, वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हमें इसमें करवाना क्या है, हमें इसमें एल्डोल करवाना है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैसे करवाएंगे वो देखिए। यहां पर मेरे पास यदि मैं H बाहर निकालूं इनोलेट बनाने के लिए, तो ये जो इनोलेट बनेगी ये मोस्ट स्टेबल इनोलेट बनेगी इस C डबल बॉन्ड O के लिए। तो यहां से मैं H निकाल के जो नेगेटिव आएगा, एक तो उसका मैं यहां अटैक कर सकता हूं, एक तो अपन ये वाला अटैक करवा सकते हैं, या फिर दूसरा है कि इससे इस पे अटैक करवा दो। आप चाहे ये वाला अटैक करवाएं या फिर ये वाला करवाएं, दोनों में ही एक रिंग बनेगी 5 मेंबर और एक रिंग बनेगी 7 मेंबर। दोनों में सेम ही बनना है। तो आप किसी से करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड आप इसको बोल सकते हैं। तो जब मैं ये वाला पाथ फॉलो करूंगा, होगा क्या कि अपने पास एक रिंग होगी 7 मेंबर्ड, ठीक है, साथ में जुड़ी होगी एक 5 मेंबर्ड रिंग,
जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने H निकाला और इसने इस पर अटैक किया, तो बेटा एक CH3, ये वाला जो CH3 है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ये जाके इस पर अटैक करेगा तो बेटा यहाँ OH लग जाएगा, इसके पास वाले कार्बन पे CH3 होगा और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब यदि अपने इसको इस प्रोडक्ट से मैच करें तो आप देख सकते हैं कि एक तो 7 और 5 का केस ये वाला है, एक 7 और 5 का केस ये वाला है, इनमें से कौन सा है? तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको अपन पलट लेते हैं। जब इसको पलटेंगे तो ये कैसे बनेगा? ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये 7 मेंबर्ड रिंग। जो ये आपकी 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको ऐसे पलटने पे यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH आएगा, ठीक है, और यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब चाहता है कि C डबल बॉन्ड O ऊपर हो, तो बेटा इसको मैं ऐसे पलटूंगा, ऐसे ऊपर पलटने पर C डबल बॉन्ड O के पास CH3 और यहाँ पर CH3 के पास में OH। ठीक है, तो इस P के साथ जो मैच होगा उसमें वो मैच होगा सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं Q की। तो Q की जब अपन बात करेंगे तो देखो एक काम करते हैं, इसको अपन एक बार हटा देते हैं यहाँ से, कन्फ्यूजन नहीं हो कोई हमें उसके लिए। और सबसे पहला काम वही ओजोनोलाइसिस करवाना। इसमें पहले से 6 मेंबर्ड रिंग है एक, और दूसरी जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। CH3 है यहाँ पे, यहाँ CH3, एक डबल बॉन्ड O यहाँ लगेगा, एक डबल बॉन्ड O यहाँ लगेगा। ठीक है, ये बीच में कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, अब होगा क्या, इसमें मैं यहाँ से H निकाल के जब इस पे अटैक करवाऊंगा तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और यदि मैं यहाँ से H निकाल के यहाँ अटैक करवाऊंगा तो 1 2 3 4 मेंबर्ड बनेगी। ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होती है, तो अपन ये वाला काम करवाएंगे। तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे इस प्रकार, 2 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें यहाँ CH3 है क्योंकि ये कार्बन अटैक कर रहा है, जिस पे अटैक कर रहा है उस पे वहाँ पे OH बन जाएगा, उसके पास वाले कार्बन पे CH3 है और इसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, ये इसका प्रोडक्ट है। चेक करते हैं ये किससे मैच हो रहा है। तो देखिए दोनों रिंग 6 मेंबर्ड है, ये CH3, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो जो Q होगा उसकी सही मैचिंग होगी लिस्ट 2 के फर्स्ट के साथ, लिस्ट 2 जो है उसके फर्स्ट के साथ सही मैचिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब चेक करते हैं अपन R के बारे में। एक बार इसके अपन ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में P में सेकंड, Q में फर्स्ट आना चाहिए, P में सेकंड, Q में फर्स्ट, और कोई नहीं है तो आप इसमें चेक कर लेना, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन C ही होगा। तो अगेन ये भी एक बहुत ही आसान सवाल की कैटेगरी में आप बोल सकते हो, यदि आपको ये समझ में आया हो कि पहले कैसे ओजोनोलाइसिस करवाना है, फिर उस डाई कीटोन या एल्डिहाइड जो बने उसको किस प्रकार से अपन एल्डोल करवाएंगे, तो ये बहुत आसान सवाल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं आपको जो बाकी 2 ऑप्शन है ना वो भी चेक करके बता देता हूँ। जैसे पहले मैं S वाला चेक कर रहा हूँ, इसके ओजोनोलाइसिस के बाद ये बनेगा मोस्ट स्टेबल इनोल, ये बनेगी, ये इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने पर वही वाली बात है कि एक रिंग बनेगी 5 मेंबर्ड और दूसरी बन जाएगी 6 मेंबर्ड। इसने अटैक किया तो यहाँ CH3, उस पर अटैक किया तो यहाँ OH, इस OH के पास वाले कार्बन पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब ये किससे मैच है? तो ये C के हिसाब से थर्ड से मैच होना चाहिए। चेक करते हैं अपन थर्ड से मैच होगा कि नहीं होगा। तो थर्ड अपना ये वाला है, एक रिंग 7 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है, एक CH3 के एक तरफ डबल बॉन्ड O है, उसके अपोजिट साइज OH के CH3 है। तो देख लीजिए यही तो है, OH के इस तरफ CH3, फिर इसके इधर CH3, उसके इस तरफ डबल बॉन्ड O। तो हाँ, S से थर्ड मैच कर रहा है। लास्ट अपन एक ही चेक कर लें, R वाला। R वाला चेक करने के लिए इसको अपन इरेज कर देते हैं एक बार यहाँ से, इसको अपन यहाँ से ब्रेक करेंगे। इसको यहाँ से ब्रेक करने पर ये CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका जब अपन इस पे अटैक करवाएंगे या आप इसका इस पर भी अटैक करवा सकते हो, एक ही बात है, तो 2 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगी।
उन दो 6 मेंबर्ड रिंग में इसका CH3 आ जाएगा, इसका OH आएगा। इसके पास में CH3 है, इसके इस तरफ डबल बॉन्ड O है। तो दो 6 मेंबर्ड रिंग, ये दोनों 7 मेंबर्ड है, दो 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड और CH3 ऑपोजिट होनी चाहिए। इसमें सेम साइड हैं। यदि मैं आगे की तरफ देखूं तो डबल बॉन्ड और CH3 ऑपोजिट हैं, तो बेटा जो R है उसका सही मैच 5th होगा। तो हाँ, कंफर्म हो गया कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, C ऑप्शन ही है। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स से बना हुआ सवाल था, जिसमें पहले अपन ने डाइकीटोन बनाए, डाइकीटोन को फिर अपन ने एल्डोल के रिएक्शन के थ्रू साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट अपन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 16। एक और बहुत अच्छा सवाल कहता है कि मैच द मेजर प्रोडक्ट obtained in reactions given in list 1 with the corresponding structure in list 2 and choose the correct option. Aqueous NaOH है, बेसिक मीडियम है। ये बेटा सबसे पहले यहां से एसिडिक एच चलेगा, ये पहला स्टेप। एसिडिक एच लेते ही O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बेंजीन के साथ यहां पर एक Br ग्रुप लगा हुआ है जो बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, और इसके पैरा पोजीशन पर एक स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मैकेनिज्म जो फर्स्ट मैकेनिज्म करवाने जा रहा हूं, ये SNAR होगी। कौन सी होगी SNAR? ये O नेगेटिव इस पर अटैक कर दे और फिर इसको बाहर निकाल दे। ये वाली जो मैकेनिज्म है, 2 नंबर जो मैकेनिज्म है इसमें, वो अपना SNAR होगी। ठीक है, ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाला बनेगा। यहां NO2 ऐसा कैसा होगा, डबल बॉन्ड N, और ये ऑक्सीजन, ये इससे जुड़ गया, ये वाला ग्रुप। अब बात क्या है कि मीडियम अभी भी बेसिक है, तो ये बेस अगले स्टेप में क्या करेगा, ये वाला जो H जो अच्छा खासा एसिडिक है, इस एसिडिक H को लेके यहां से यहां शिफ्ट होगा और इस बढ़िया लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। बढ़िया लिविंग ग्रुप को कैसे बाहर निकालेगा? ये बढ़िया लिविंग ग्रुप क्यों बना? क्योंकि O पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहां पर O से कौन जुड़ जाएगा? H। तो फिर मैं ऐसे कहूंगा जो P है उसका करेक्ट मैच जो होगा वो फर्स्ट होगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं कि P में फर्स्ट वाला जो है वो सही से मैच होगा। बात करते हैं अपन बेटा Q के बारे में। CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो शायद आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले यदि इसकी रिएक्शन इससे करवाई जा रही है तो ये O न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इस पर अटैक करके SN2TH रिएक्शन के थ्रू, SN2TH जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू ये ग्रुप यहां लग जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा वो मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख लेता हूं। इसको अपन हटा देते हैं अभी, क्योंकि आप समझ चुके हो कि कैसे बना होगा, वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये आएगा कुछ इस प्रकार। ये O और यहां पर AC जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने ऐड करा Na2CO3 जो खुद बेसिक होता है। तो ये बेस होने के कारण वही यहां से एसिडिक एच चलेगा, ये वाला, ये यहां से यहां शिफ्ट होगा और OAC बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली यहां पर CN ग्रुप और Br लगा हुआ है, ऐसा ऑप्शन सेकंड है। तो Q का सही मैच जो होगा वो सेकंड होगा। तो Q में आना चाहिए सेकंड। P में 1 Q में 2, P में 1 Q में 2, C भी हो सकता है। P में 1 Q में 2 B भी हो सकता है। तो B और C अपने जो दो आंसर हैं वो बच गए। इनको अपन और आगे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा R वाला ट्राई करते हैं। R वाला ये रहा R। इसमें आपने एक्वस NaOH ऐड किया है। तो एक्वस NaOH क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक एच चलेगा, वही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे जैसे इसमें क्या था ना, अपन इस पर नेगेटिव आया, फिर ये SN2TH करवा देगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब इन दोनों में एक फर्क है। इस वाले में यहां पर लास्ट में एक एसिडिक एच था, तो उस एसिडिक एच को बेस ने बाहर निकाल के इसको लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन यहां कोई एसिडिक एच नहीं है। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट ही बनेगा, जो इन ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है। इन ऑप्शंस में से ये रहा। तो मैं बोल दूंगा कि जो R है उसका सही मैच फोर्थ होगा। इसका मतलब इसका आंसर B आ गया,
क्योंकि उसमें आर को क्या दे रखा आपको, थर्ड, और थर्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, आर का थर्ड नहीं होगा। लास्ट अपन ऑप्शन एस को भी चेक कर लेते हैं। एक्वस Na2CO3 दिया गया है। अगेन अपन जानते हैं ये एक बेस ही तो होता है OH माइनस। मुझे यहां पर इसके अंदर एक एस्टर ग्रुप दिखाई दे रहा है, एस्टर, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको लीव करवा देगा। O पर नेगेटिव आएगा, फिर वो एसिडिक एच ले लेगा, तो ये वाला फिफ्थ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका S जो है उसके साथ फिफ्थ वाला मैच है वो बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये जो पेपर डिस्कशन है इसमें जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ओवरऑल यदि मैं इस पेपर के लेवल की बात करूं तो इस पेपर में ऐसे सवाल जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में जिसको रखूंगा, वो 2 या 3 सवाल थे। बाकी क्वेश्चंस जो मोस्ट डिफ़िकल्ट थे, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रखूं तो वो 4 या 5 सवाल एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थे। बाकी आप ऐसे कह सकते हो 7 से 8 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये पेपर जो था इसका अपने एनालिसिस के साथ में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं, जिन क्वेश्चंस में मिक्स्ड चैप्टर के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, उनकी बात अपन ने करी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, पेपर 1 के डिस्कशन का कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा।